अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाइट। इस वीडियो में पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में होने वाली वो तमाम अपडेट्स जो मैंने अपने लिए लर्न की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि जैसे ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो गया। एसएलपी की प्राइस जो है इस वक्त, जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, उसमें ऑलमोस्ट 20-25% पंप कर चुकी है पिछले 24 घंटों में। कार्डानो एडा जो है, उसका टोकन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 50 सेंट की, उसको ब्रेक करके वो 50 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रही है। इसी तरह वी चेन का टोकन, कॉस्मोस के टोकन, ऑलमोस्ट सारे टोकन पे आप नजर डालें, चंद एक टोकन हैं जो जिन्होंने अभी मोमेंटम नहीं पकड़ा ओबियसली, जिनमें से टीआरएक्स टोकन है। टीआरएक्स टोकन अभी भी 7 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मतलब 3-4-5 दिन पहले का अगर आप इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो ना होने के बराबर है। इस तरह के सारे टोकन्स जिनका अभी ड्यू है पंप होना, वो शायद आने वाले वक्तों में, अगर इसी तरह आल्ट कॉइन्स का मोमेंटम जो है माफ कीजिएगा चलता रहा, तो शायद आपको उनकी प्राइसेस भी पंप होती हुई नजर आए। सबसे पहले मेरी क्या राय है कि क्या आल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया? मेरी राय गलत भी हो सकती है। मैं बिल्कुल आम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की तरह जैसे आप हैं, मेरी भी एक अपनी असेसमेंट होती है मार्केट को स्टडी करके। मेरा मानना यह है कि ये आल्ट सीजन नहीं है, और मुझे ऐसे ऐसे भी लगता है कि शायद ये जितना आपको मार्केट में पंप नजर आ रहा है, ये शायद एक फेक पंप है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस तो बेहतर हुए नहीं है। आपके सामने है, जो सीपीआई रिपोर्ट आई थी उसके बाद तो डॉलर को स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एफओएमसी की मीटिंग होनी है जो कि इस माह के लास्ट में होनी है, उसमें डॉलर की प्राइस पंप करनी चाहिए थी। तो क्रिप्टो मार्केट को टेक्निकली देखा जाए, उसके फंडामेंटल उसका जायजा लिया जाए तो मार्केट को डंप करना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है वो पंप कर रही है। पंप के पीछे दो क्रिप्टो करेंसीज का मेन रोल है, एक तो इथेरियम इटसेल्फ, और दूसरा पोलीमैटिक की ये जो डील हुई थी डिज्नी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की वजह से। इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज के पंप की वजह से एकदम मार्केट में फिर मोमेंटम आया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको शायद मैंने कल के बुलेटिन भी 2-3-4 जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया था कि स्टेबल कॉइन इस वक्त, जो स्टेबल कॉइन में रिजर्व क्रिप्टो मार्केट में पड़ा हुआ है, जो कि तकरीबन 150 अरब डॉलर के करीब है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वही जो स्टेबल कॉइन के रिजर्व्स हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा। नए पैसे आया है या नहीं उसका हमें ओबियसली इस माह के एंड तक, और इस माह की भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस हफ्ते की जो स्ट्रॉन्ग वोलाटिलिटी की रीजंस हैं उसको हम सारा जायजा लेके फिर हम जरा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई अब आल्ट सीजन स्टार्ट हो गया। आल्ट सीजन से पहले तो मेरी थ्योरी ये है कि सबसे पहले बिटकॉइन का एक सीजन चलता है, बिटकॉइन की बुल रैली चलती है। और बिटकॉइन की अगर आप नजर डालें तो गो के बिटकॉइन ने अपना 200 वीकली मूविंग एवरेज की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल इसने 23,000 की प्राइस को पंप करके मेरे जो स्टॉप लॉस थे उसको हिट किया। मेरी जो फ्यूचर ट्रेड लगी थी वो जो है वो लॉस में क्लोज हुई है। मैंने शॉर्ट लिया था, जो टेक्निकल फंडामेंटल्स एनालिसिस था उसको करके, तो मुझे लग रहा था कि बीटीसी मार्केट मजीद नीचे क्रैश करेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों की तरह मेरी भी राय जो है गलत हो सकती है, तो ऐसे ही हुआ, मेरी ट्रेड क्लोज हुई नुकसान में। अभी जो है फिलहाल बीटीसी की प्राइस जो है इस रेंज से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है। जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस को नजर आ सकती है वो है $27,000। लेट्स सी, $27,000 को अगर ब्रेक करती है तो फिर वो $27,000 की प्राइस $28,000, यानी 27 से $28,000 की रेंज स्ट्रॉन्ग बीटीसी की सपोर्ट बन सकती है, और बीटीसी आगे से आगे मोमेंटम पकड़ सकता है। लेकिन वो सारी चीजें बाद में। लेकिन सबसे पहले बीटीसी के मर्ज के हवाले से, बीटीसी ने ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, आप देख रहे हैं। मर्ज के हवाले से मार्केट में एक तरह का एक्साइटमेंट है। जो इन्वेस्टर हैं, जो बुलिश ट्रेडर है इथेरियम के, वो मजबूत से मजबूत हर होते आपको नजर आ रहे हैं। एक मैं चीज देख रहा था, मैंने कहा वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूं, लेकिन सबसे पहले फाइंडर ये एक प्लेटफॉर्म है, टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता भी रहता हूं। यहाँ पे एक्सपर्ट्स का एक पैनल है जो कि क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को प्रेडिक्ट करता है कि वो आने आने वाले मखसूस वक्त में उसकी प्राइस क्या हो सकती है। पिछले दिनों तो इन्होंने कहा था कि इथेरियम की प्राइस जो है 2022 तक $10,000 को टच करेगी, लेकिन अभी इनकी लेटेस्ट प्रेडिक्शन ये है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनका कहना यह है कि इस साल के एंड तक जो हाईएस्ट प्राइस इथेरियम की जो इनको नजर आती है वो $1,711 है। यानी अभी तकरीबन 6 माह इस साल के पड़े हुए हैं। इनकी नज़र के मुताबिक, इनके इनके जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नज़र के मुताबिक मैक्सिमम इथेरियम की प्राइस
$1711 और लोएस्ट प्राइस इनकी नज़र में $600 प्लस, यानी $675 लोएस्ट प्राइस इन्होंने प्रेडिक्ट किया है और हाईएस्ट प्राइस जो है वो 1700। ऐसे लगता नहीं है, अगर इथेरियम की प्राइस का चार्ट इस वक्त देखा जाए तो ऑलमोस्ट $1632 को तो ऑलरेडी वो चेक जो कर चुका है। और अगर इस साल के एंड में इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाता है, मर्ज सक्सेसफुल हो जाता है, तो इन ये जो फाइंडर्स हैं इनकी प्रेडिक्शन जो है वो एक साइड पे और इथेरियम की प्राइस आपको अच्छा खासा मोमेंटम। बहरहाल इनकी जो 2025 की प्रेडिक्शन है, बकौल इनके 2025 तक अगर कोई इथेरियम इस वक्त होल्ड करके बैठता है तो 5 सालों के अंदर अंदर इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक इथेरियम की प्राइस $5740, जबकि 2030 तक यानी आइंदा 8 साल अगर इथेरियम होल्ड करके बैठे तो इनके बकौल 14,000 इथेरियम की प्राइस जा सकती है। लास्ट टाइम इनकी प्रेडिक्शन ये थी कि 2030 में इथेरियम की प्राइस तकरीबन बकौल इनके जा सकती थी कोई 25-26, हाँ ये देखें लास्ट इनकी प्रेडिक्शन थी कि $338 2030 में पंप करेगी। लेकिन बहरहाल इनकी प्रेडिक्शन जो है चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्कमस्टांसेस। एक चीज इस हवाले से मैं कवर करना भूल गया था, वो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। ईटीसी इथेरियम क्लासिक बोलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या टोकन है तो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। 2015 में इथेरियम का बाकायदा लॉन्च हुआ। इथेरियम क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि बिटकॉइन को फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन आप कह सकते हैं, यानी ऐसी ब्लॉकचेन जिसमें आप बीटीसी का डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं। उसके बाद जरूरत महसूस की कि विटालिक बटरन उन दिनों यंग टीन एज में था, तो उसी टीन एज में ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से मुतल्लिक बड़ा एंथुसियास्ट था। तो ये मैगजीन लिखा करता था, बिटकॉइन मैगजीन। तो इसका कहना यह था कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी लॉन्च कर सकते हैं। हम और प्रोजेक्ट्स, एनएफटीज या इस तरह की, मतलब ओवरऑल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम डेवलप करके एक ऐसी ब्लॉकचेन बना सकते हैं जिसके ऊपर टोकन हम लॉन्च कर सकते हैं। 2015 में इथेरियम आया और 2015 के इथेरियम आने के बाद इथेरियम ने अपना आईसीयू किया, बड़ी पॉपुलैरिटी मिली इथेरियम को। उस दौरान फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्टो कम्युनिटी ने डाओ का कॉन्सेप्ट सुना। डाओ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपने कोई बिजनेस रन करना है, नॉर्मली तो ये होता है ना, उसका कोई एग्जेक्टिव होता है, कोई चीफ होता है, मतलब उसकी कोई मैनेजमेंट होती है, कोई हायरार्की होती है जो उस इदारे को चलाती है। जबकि डाओ का मतलब यह है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसका कोई एग्जेक्टिव बॉडी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जबकि जो जो उस डाओ, उस कंपनी के टोकन होल्डर्स होंगे वो सारे इक्वली पावरफुल होंगे। जितने ज्यादा टोकन उतनी ज्यादा पावर। तो डाओ का कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इथेरियम की वजह से लॉन्च हुआ। जैसे ही लॉन्च हुआ इथेरियम में डाओ के जो फंड्स थे उसका 1/3 जो था वो हैकर ने चोरी कर लिया। अब कम्युनिटी डिवाइड होगी। इथेरियम को अपने सर्वाइवल का रिस्क था क्योंकि मार्केट में नया नया आया था। अगर इथेरियम की के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन में हैकिंग होगी तो इसका मतलब यह है कि और कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने नहीं होना था। इथेरियम की कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि हम वोट करते हैं जिस ब्लॉक के ऊपर इथेरियम की हैकिंग हुई है, हम वहां से पीछे इथेरियम की सारी ब्लॉकचेन को रिवर्स कर देते हैं, यानी उसकी फोर कर देते हैं। उसमें 97% कम्युनिटी वोट्स ने वोट किया कि भाई हम ये जो हैकर है इसको पनिश करते हैं, हम इथेरियम की ब्लॉकचेन को रिवर्स कर लेते हैं अनटिल हैकिंग। उसको जब ब्लॉकचेन को रिवर्स किया, उसमें जो इथेरियम है उसके दो टुकड़े हो गए, एक इथेरियम और एक इथेरियम क्लासिक। जो इथेरियम क्लासिक है ये एक्चुअली वो पुरानी ब्लॉकचेन है जो 2015 से आपको डाटा सेव करती नजर आ रही है, जबकि इथेरियम जो कि आजकल इथेरियम है ये एक्चुअली नया इथेरियम है। लेकिन इसको इथेरियम का नाम इसी वजह से कंटिन्यू हुआ क्योंकि जो विटालिक बटरन है उसने इसके साथ कंटिन्यू किया और विटालिक बटरन जो है वो इसका मेन सपोर्टर था। अब ये सारी मैंने आपको डिटेल क्यों शेयर किया है? क्योंकि इथेरियम क्लासिक ये जो अभी इथेरियम अपने मेन नेट के मर्ज के बाद जब वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा तो मार्केट में एक ये राय भी है कि ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, चार्ट में आप देख रहे हैं कि इथेरियम क्लासिक की प्राइस इथेरियम के साथ साथ ये भी पंप कर रही है। ये पंप क्यों कर रही है? मेरा ख्याल है वो इस वजह से कर रही है क्योंकि मार्केट में ये अफवाह है कि जो माइनर्स हैं जो कि इथेरियम को इस वक्त माइन कर रहे हैं, जब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा तो माइनर्स किधर जाएंगे?
तो माइनर सारा अपना मशीनरी वगैरह लेके वो आ जाएंगे इथेरियम क्लासिक के ऊपर। ये एक सोच है। और दूसरा मार्केट में ये भी एक अप्रोच है कि अगर खुदा न खास्ता इथेरियम की जो मर्जिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का एडवांटेज भी जो है इथेरियम क्लासिक को हो सकता है। इथेरियम क्लासिक की और कोई मुझे समझ नहीं आती कि इसकी प्राइस में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में अपडेट कर चुका हूं कि जितने ये हार्ड फोक प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। अब बीटीसी की कई जो है वो कॉपीज हो चुकी हैं, बीटीसी कैश है, बीटीसी गोल्ड है, बीटीसी सतोशी वर्जन है। बीटीसी के आपको कई मार्केट में वर्जन नजर आएंगे, लेकिन जितना सरमाया कैपिटल बीटीसी ने गेन किया उनके जो कॉपीज है उन्होंने नहीं किया। तो इसी वजह से मेरा मानना यह है कि अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जहन में रख के करनी है कि भाई इनको कम्युनिटी अगर सपोर्ट करेगी तो ये फोर्क जो है, ये जो कॉपीज हैं, इनकी प्राइसेस जो है वो इसी तरह अप्रिशिएट हो सकती हैं। तो अभी ये जो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है, एक कैटलिस्ट, एक यूं समझ लें कि एक तरह का प्लस साइन है इथेरियम क्लासिक के लिए कि शायद इथेरियम क्लासिक जो है आने वाले वक्तों में मजीद पंप करे। अभी फिलहाल इस ये जो पिछले इथेरियम पंप कर रहा है तकरीबन 100 गुना इसकी प्राइस में पंप हुआ है। $13 से इसकी प्राइस जो है तकरीबन $25 तक, सॉरी $27 तक इसकी प्राइस जो है वो पंप की है। लेट्स सी, जो भी इस हवाले से अपडेट्स वगैरह आती जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। आगे आते हैं जी न्यूज की तरफ, इंडिया की तरफ। आज की वीडियो में काफी ज्यादा न्यूज है, रैंडम न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इंडिया की तरफ जाते हैं। उनकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन, उन्होंने कहा है लोकसभा में अपनी असेंबली में उन्होंने स्पीच करते हुए कि क्रिप्टो जो है इंटरनेशनल रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का उनको थ्रेट है बहुत ज्यादा। मतलब उनकी फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक जो है क्रिप्टो मार्केट उनके लिए थ्रेट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए। किस काम के लिए? क्रिप्टो से रेलिवेंट जो रिस्क हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, यानी ग्लोबली सारी दुनिया की कंट्रीज को मिल के इस मार्केट के हवाले से तैयारी करनी चाहिए। जहां कहीं रिस्क हैं तो उन रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए, जहां कहीं अपॉर्चुनिटी है तो सबको ग्लोबली मिलके इससे फायदा उठाना चाहिए। तो ये एक तरह की मेरा ख्याल है गुड न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के लिए। बहरहाल इंडियन मार्केट देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट अच्छा खासा क्राइसिस में ऑलरेडी पिछले चंद बुलेटिन में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बाइनांस की कहा जाता है कि जून के महीने में जो सेल्स है इंडिया से वो 63% गिर गई है। ये भी अच्छा खासा ड्रॉप है। इसी तरह जो वहाँ की लोकल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिसमें वॉल्ट है, उनके ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ गई है। क्योंकि जब आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अनसर्टेनिटी रखते हैं, कोई क्लैरिटी के साथ आप कोई मैसेज नहीं देते हैं मार्केट्स को, तो मार्केट फिर इसी तरह जो है वो लो परफॉर्म करती हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं मैराथन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले चंद दिनों में जब मैं बिटकॉइन माइनिंग, जो पब्लिकली ट्रेडेड बिटकॉइन माइनिंग की डिफिकल्टीज हैं वो जब स्टडी करता आ रहा था तो मैंने इनके हवाले से भी आपको अपडेट किया था। बहरहाल इन्होंने अपनी फैसिलिटी को अब अपग्रेड करने का अनाउंसमेंट किया है। इन्होंने अभी 254 मेगावाट्स की अपनी जो माइनिंग फैसिलिटी है उसकी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। एक चीज मैं इस हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, शायद मैंने पहले नहीं किया है। ये इस वक्त जो बिटकॉइन माइनिंग है वो है बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास, और वो बिटकॉइन मार्केट बेयर होने की वजह से, यानी बिटकॉइन की जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे ट्रेड होने की वजह से, फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने की वजह से, ये सारे इश्यूज की वजह से जो माइनर्स हैं वो डिफिकल्टी में आपको नजर आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि एक चीज तो हमारे रडार में नहीं है, जिसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। आपको याद होगा जो ट्विटर के साबका ऑनर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने ट्विटर को छोड़ के अब वो द ब्लॉक नाम की, मेरा ख्याल है उन्होंने एक एंटरप्राइज जो है वो कायम किया है, कंपनी खोली है। उस कंपनी का मकसद ये है कि वो बिटकॉइन की माइनिंग को इस तरीके, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन से निकल के वो रिटेलर्स यानी होम यूजर्स के पास, जैसे 2009, 10, 11 में आम से लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर बिटकॉइन माइनिंग की जा सकती थी। जैक डॉर्सी का मोटिव यही है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि आम जो मतलब लैपटॉप्स हैं
उनके अंदर वो प्रोसेसर्स हों या ग्राफिक कार्ड हों, वो ऐसे सस्ते से लैपटॉप हों, कोई भी बंदा वो लैपटॉप खरीद के जो है वो माइनिंग कर ले। और मैं सोच रहा था कि अगर वो आइंदा 5 सालों के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है, तो ये जो बड़े-बड़े अच्छा इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा रिटेलर्स के हाथ में माइनिंग चली जाएगी, नेटवर्क उतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगा। और ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनकी हेजेमनी जो है वो ऑब्वियसली खत्म होगी, उनकी मोनोपोली खत्म होगी। दूसरा मैं देख रहा था कि जो बिटकॉइन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री है, उसको कितना बड़ा सेटबैक होगा, कितना बड़ा एक तरह का ब्लो होगा। लेट्स सी जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जून मई और जून के महीने में अच्छा खासा जो माइनर्स हैं उन्होंने जितना यानी माइन किया था पूरे महीने में उससे भी ज़्यादा अपने रिज़र्व को सेल किया क्योंकि वो अपने कर्जा जात जो हैं माइनिंग फैसिलिटी को चलाने के हवाले से जो उनके ऊपर हैं, उनको वो उस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जी अमेरिकन एफबीआई उन्होंने ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को थोड़ा वार्न किया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ-साथ ये जो साइबर अटैक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ये मैं आपके साथ न्यूज़ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ तकरीबन इन्होंने जो रिपोर्ट शेयर की है 42.7 मिलियन जो है पिछले साल के नवंबर से लेके अभी तक 42 मिलियन डॉलर के साइबर अटैक से हैकिंग हो चुकी है। अब ये जो हैकिंग हो रही है ये आपके साथ भी हो सकती है। ये मैं आपको इस वजह से कहना चाह रहा हूँ, अक्सर आपको क्या होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जाते हैं या कोई क्रिप्टो टोकन आपको नज़र आता है, ये ख़ुसूसन पाकिस्तानियों मासूम लोगों को तो इस तरह के बहुत से हैक होते हैं। आप थोड़ा-सा इसको समझ लें, मेरा ख़्याल है आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी तो शायद आप स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं। ये स्कैमर करते क्या हैं, ये आपको कहेंगे जी कि हमारा टोकन बाय करें या हमारा ये फलाँ पैकेज बाय करें, आपको इतना रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, जब आपका रिवॉर्ड जो है वो कई गुना मार्केट से फॉर एग्जांपल वो कहेगा जी $100 इन्वेस्ट करें, महीने बाद आपका $150 हो जाएगा। $1000 इन्वेस्ट करें, महीने बाद आपका $2000 यानी जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न ऑफर करवाएंगे, फेवर करवाएंगे। होता क्या है जब आपका वो टाइम पीरियड हो जाता है कंप्लीट, जैसे मैंने कहा $1000 इन्वेस्ट करें, महीने बाद $2000, जैसे ही आपका 2 महीना पूरा हो जाएगा, आप $2000 की विड्रॉ लेने की तरफ जाएंगे तो वो आपको पता है क्या कहेंगे, आपको वो कहेंगे आपकी ये विड्रॉवल की एक फीस है, आप $100 और इन्वेस्ट करें। अच्छा या आप अगर इथेरियम तो आप एक इथेरियम की गैस फीस है, वो आप गैस फीस पे करें तो फिर आप विड्रा ले लें या एक हाफ बीटीसी या इस तरह आपको विड्रा देने की बजाय आपसे मजीद इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। जब कभी इस तरह का होगा तो वो जितने पैसे आप उनको देते जाएंगे, वो तो फ्रॉड कंपनी है, उतने ही वो पैसे आपके फंसा, जितनी बार उनको आप पैसे देते जाएंगे वो नया बहाना बना के आपसे नई पेमेंट मांगने के लिए डिमांड करेंगे। जहां कहीं आप पेमेंट देना बंद करेंगे, वो अपने सारे अकाउंट्स वगैरह, व्हाट्सएप अकाउंट सब कुछ ब्लॉक करके तो आपको झंडी करवा देंगे। तो आपने लालच में नहीं आना। जब कभी आपको कहीं से विड्रॉवल लेते हुए आपसे मजीद पैसों की डिमांड की जाए, तो ये तो एक तरह का रेड फ्लैग है, आपने फौरन उसमें कोई मजीद पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा जी, इंडियन कैडबरी जो बच्चों के बनाने वाले कैंडीज बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अभी अपना एनएफटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। उन्होंने वहाँ कैंपेन चलाई, बच्चों से कहा कि भाई आप अपना अपना आर्ट बनाएं, अपनी अपनी जो मतलब स्किल्स हैं उसको आप पेपर पे जो है ड्रॉ करें। अब जो बच्चों ने किया उस कैंपेन के दौरान उन सब की उनका इरादा है कि एनएफटी बना के वो सेल आउट करेंगे और उससे जो फंड रेजिंग आएगी, इंडिया में जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की क्लास है उनकी एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे वो फंड रेजिंग करेंगे। ये भी एक तरह का बहुत अच्छा एक आइडिया था, अगर तो जनरली ऐसा ही होता है तो। ठीक है जी, आगे ये एक एनालिस्ट हैं विल क्लेमेंट, इन्होंने कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो बिटकॉइन है सॉरी जो बाइनांस है उसके पास बीटीसी का जितने रिजर्व्स हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कोइन बेस से ज्यादा हो गया। कोइन बेस जो है सन 2012 से क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो ऑफर करवा रहा है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जबकि बाइनांस जो है 2017 में मार्केट में आया था। बाइनांस को कहा जाता है कि ये रिटेल मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जबकि कोइन बेस को कहा जाता है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यानी जब आपने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, देन जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो प्रेफर कोइन बेस। और जब कभी छोटे मोटे ट्रेडर, किसी ने $10, किसी ने $100, किसी ने $1 लाख, किसी ने
$1 मिलियन, ये छोटी मोटी जो ट्रेड्स लगानी होती हैं वो बाइनांस को प्रेफर करता है। तो ये एक तरह का मैसेज है कि अब बीटीसी जो है वो इंस्टीट्यूशन से निकल के रिटेलर्स की हाथ में जाता जा रहा है। दूसरे लफ्जों में एक चीज मैं देख रहा था, जो कॉइन ग्लास है वहां पे मैं बैलेंसेस चेक कर रहा था एक्सचेंजेस के, वहां पे तो अभी भी लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इस वेब ग्लास कॉइन ग्लास के डाटा के मुताबिक तो अभी भी कॉइन बेस प्रो के पास सबसे ज्यादा बीटीसी का स्टॉक है। 6,15,000 बीटीसी इनके पास है। बाइनांस के पास 5,04,000 के करीब बीटीसी इनके पास है। बिटफाइनेक्स के पास भी तकरीबन 3,28,000 है। पता नहीं ये 3,28,000 में से 1,28,000 समथिंग वो भी है जो कि इनको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका के वहां से भी मिला है, यहाँ के अभी वो आना है। अभी इस हवाले से कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है। अब टोटल जो एक्सचेंजेस के पास बीटीसी का स्टॉक है वो 2.1 मिलियन बीटीसी का स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जो कि बाइंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे जाते हैं जी। कोलंबिया साउथ अमेरिकन की एक छोटी सी कंट्री, उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है लोकल क्रिप्टो अपनी इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया है उसमें यह है कि इन्होंने सैंड यानी बजाय इसके बाज़ात एक काम को करने के लिए जो हुकूमती कई इदारे इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ जो मुतलका इदारे थे उनका एक सैंड बॉक्स क्रिएट कर दिया, ताकि जो वहाँ की क्रिप्टो इंडस्ट्री है, वहाँ के जो लोकल क्रिप्टो बिजनेसेस हैं, उनको अगर किसी इदारे सरकारी इदारे के साथ कोई मामलात हैं, कोई ज़रूरत है, तो वो एक वन डोर ऑपरेशन की सहूलत से वो फ़ायदा उठा के तो वो इस तरह एक जगह कर रहे। तो रेगुलेटरी अगर फ्रेमवर्क करते हैं तो ऑब्वियसली उससे मार्केट का वो अच्छा खासा मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसका बेनिफिट उनको ये हुआ क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने का कि बाइनांस, इस तरह के जो दीगर एक्सचेंजेस हैं, जिमिनी, इन्होंने वहाँ पे लाइसेंस लेके तो वहाँ पे अब उनके जो यूज़र्स हैं कोलंबियन जो शहरी हैं उनको जो सर्विसेज क्रिप्टो सर्विसेज दे रहे हैं बाकायदा वो हुकूमत को टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो यही अगर पाकिस्तानी हुकूमत भी क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेगी तो रिस्क कम से कम होगा और इस मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट और हमारी आवाम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकती हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। ये उमैर हमारे जो टीम मेंबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सर ये एक न्यूज़ आई है, हमारी कम्युनिटी को आगाह कर दें कि आप लोग अगर अपने मोबाइल पे क्रिप्टो वॉलेट्स वगैरह सेव करके बैठे हैं और उसी मोबाइल पे आपके पास अगर टिकटॉक भी है, तो ये एक अमरीकी, ये आपने साथ ज़हन में रखना है कि अमेरिका और चाइना दोनों ग्लोबल पावर्स हैं और इस वक्त दोनों सुपर पावर होने के दरमियान जो है एक दूसरे की एक सियासी पावर पॉलिटिक्स की एक जंग भी है इन दोनों के दरमियान। तो ये भी मुमकिन है कि ये जो अमरीकी इंतज़ामिया या उनके इदारों के जो चीफ्स हैं, हेड हैं, कमिश्नर्स हैं, वो अगर इस तरह की किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट से मुतल्लक कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि वो स्टेटमेंट में कोई रियलिटी ना हो। लेकिन ये भी मुमकिन है उसमें कुछ रियलिटी भी हो। तो आपने उनकी जो मालवेयर बायवेट्स लैब, उनकी जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, उनके जो हेड हैं ब्रेंडन कैर, उन्होंने कहा है जी कि अगर आप, बल्कि उन्होंने जो एप्पल है और गूगल प्ले स्टोर है उनसे कहा है कि अपने जो मार्केट प्लेस है जहां पे आप ये टिकटॉक एप्लीकेशन है उसको रिमूव करें। क्यों करें? क्योंकि टिकटॉक पोजेज अनएक्सेप्टेबल नेचुरल सिक्योरिटी रिस्क, कि टिकटॉक के पास जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं तो डाटा हार्वेस्टिंग वो करता है, यानी टिकटॉक के ज़रिए जो चाइनीज़ हुकूमत है इनका इल्ज़ाम ये है कि वो अमरीकी शहरियों का वो डाटा लेते हैं। डाटा कौन सी चीज़ें? आपकी इवन बायो फिंगरप्रिंट्स जो आप अपने मोबाइल पे देते हैं वो भी वो चोरी करते हैं। और अगर आपके पास बायो प्रिंट भी चली जाए और उससे आपका जो क्रिप्टो में आपके वॉलेट्स में फंड्स पड़े हुए हैं वो भी चोरी होने का कई, ये तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा रहा है कि फेस एक्सप्रेशन जो है उसको भी टिकटॉक जो है वो सेव करके चाइनीज़ हुकूमत को दे रहा है। फिर जियो लोकेशंस, फिर और जितनी सारे डाटा आपकी जो प्राइवेसी है, जो आपका सारा डाटा है वो चाइनीज़ हुकूमत को मिल रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो भी आपने कॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, बिटकॉइन ने सिंप्लीफाई किया क्रिप्टो पेमेंट्स। अच्छा, bitcoin.com का एक अपना वॉलेट है जिसमें आप 3 ब्लॉकचेन्स का डाटा सेव कर सकते हैं, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले सारे टोकन्स। अब इन्होंने अनस्टॉपेबल डोमेन के साथ पार्टनरशिप किया। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि इस पार्टनरशिप से जो यूजर कन्वीनियंस है वो बढ़ जाएगी। किस तरह?
मिसाल के तौर पे आपको मैंने इथेरियम सेंड करना है या बीटीसी सेंड करना है, तो आप मुझे एक ऐसा वॉलेट एड्रेस देंगे जिसको याद रखना मुश्किल है। लेकिन अगर यही मैं अनस्टॉपेबल डोमेन से कोई डोमेन ले लूं, फॉर एग्जांपल मुकद्दस डॉट क्रिप्टो, तो आपको मैं कहूं यार मुझे बीटीसी सेंड करें, बीटीसी कैश सेंड करें या इथेरियम सेंड करें, तो आपको मेरे एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपने मुकद्दस डॉट क्रिप्टो पे फंड सेंड करने हैं, वो मेरे जो वॉलेट्स हैं उन वॉलेट के साथ वो मैप हुआ होगा। यानी आप सेंड मेरे नाम पे कर रहे होंगे, लेकिन वो मेरा नाम पीछे जो मेरा वॉलेट एड्रेस होगा उसमें मेरे फंड्स को ट्रांसफर कर देगा, मैप कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे लिखते हैं ilmealam.com या youtube.com या binance.com, तो स्क्रीन पे आपको बाइनास नजर आ रहा होता है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड पे आईपी एड्रेस होता है उस कंप्यूटर का जिस कंप्यूटर के ऊपर बाइनास का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जब आप ब्राउजर पे लिखते हैं binance.com, तो आपका ब्राउजर जो है उस डोमेन नेम binance.com के जरिए मैप होते हुए उस कंप्यूटर तक चला जाता है, उस आईपी एड्रेस तक चला जाता है जहां पे बाइनास ने अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरह ये क्रिप्टो को भी यूजर फ्रेंडली बना दिया जाता है तो आने वाले वक्तों में इससे भी यूजर ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, लास्ट में जी ये स्काई ब्रिज एक हेज फंड था, उनके बारे में भी बताता चलूं। उन्होंने भी फाइनली इस क्रिप्टो क्राइसिस जो मार्केट में चल रहा है, उस क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपने यूजर्स की विड्रॉवल को जो रोक दिया है। बकौल इनके हेड जो है एंथनी स्कारामुशी शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा कि हमने कहीं से कोई लेवरेज वगैरह नहीं लिया, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं कि कहीं हम जो है हमारे फंड जो है वो लिक्विडेट ना हो जाए। हमने चूंकि कहीं से लेवरेज नहीं लिया, हम स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह करते रहे हैं। तो फिलहाल हमने वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे हमने जो विड्रॉवल है उसको हॉल्ट किया हुआ है, रोका हुआ है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम दोबारा फंड जो है वो विड्रॉवल के लिए एक्टिव कर देंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।